नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, आप सभी बच्चों से अनुरोध है एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है, हम करेंगे आज की शिफ्ट के एनालिसिस में जो भी क्वेश्चन आपने भेजे हैं उन सबको जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, साथ में जो है याद रखिएगा, हम यहाँ पर जो है उनसे रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन्हें करेंगे, और कहां से क्वेश्चन अब तक आए हैं और कैसे उनसे क्वेश्चन और आ सकते हैं, उन सब चीजों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए, और याद रखिएगा 7080108555 वो नंबर है जिस पर फोन करके जिस पर व्हाट्सएप करके आप अपने क्वेश्चंस जो है भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज क्या हुए पहले क्वेश्चन में, जो पहला क्वेश्चन है जो मिला है वो ये है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये क्वेश्चन जो है आज आया है आपके एग्जाम में। कौन था कई बार बताया है आपको, और अभी जब मौर्यों से क्वेश्चन आ रहे थे तब मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना। साथ में मैंने आपको बताया था कि जो पुष्यमित्र शुंग है जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी, उसने किस मौर्य जो राजा था उसकी हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, ये सब मैंने बताया था। उसी से ये क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका बृहद्रथ। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बृहद्रथ। तो ये आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य के बारे में याद रखिएगा, जो मौर्य साम्राज्य है इसकी नींव रखने वाला कौन था या इसका पहला शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, दूसरा कौन था? जो कि इसका पुत्र था जिसका नाम था बिंदुसार, और इसे अमित्रघात, क्या अमित्रघात भी जो है इसे कहा जाता है। इसे पिता का पुत्र और पुत्र का पिता इसे कहा जाता है। इसका पुत्र था अशोक। कौन था? इसका पुत्र था अशोक। और याद रखिएगा इसे जाना जाता है देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, इस नाम से जो है इसे जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। इसे यूनानी बोलते थे सेंड्रोकोट्स। याद रखिएगा क्या बोलते थे? सेंड्रोकोट्स जो है इसे कहा जाता था। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। यहां पर एक और चीज रखिएगा, इनके गुरु चाणक्य के बारे में। इनके और क्या क्या नाम है ये लिखकर बताइए, और इनका ग्रंथ कौन सा है जो इन्होंने लिखा है वो आपको बताना है। एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इंडिका लिखने वाला कौन था? तो वो था मेगास्थनीज। क्वेश्चन आया था जो मेगास्थनीज है ये किसका, अभी हाल फिलहाल में कल परसों में क्वेश्चन था आपका, मेगास्थनीज जो है ये जो मेगास्थनीज था ये किसका राजदूत था, ये आपसे आया था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था ये आपसे आया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं दूसरे की बात करूं, जो दूसरा क्वेश्चन आया था, दूसरा क्वेश्चन आया है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। और ये क्या क्या है? तो देखिए, ये है पंचवर्षीय योजना और ये है इनके कार्यकाल। रेशमी, अनुराग, पूजा, सुमित, अर्जुन, गणेश, प्रजापति, अर्जुन, पीके गुप्ता। ठीक, बहुत अच्छे। अर्थशास्त्र, उनका नाम था कौटिल्य विष्णुगुप्त। पुस्तक लिखी है उन्होंने अर्थशास्त्र, जिसकी तुलना पश्चिम की एक पुस्तक प्रिंस से की जाती है। प्रिंस के लेखक है मैकियावेली। भारत का मैकियावेली किसे कहते, सॉरी, किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है? तो वो है चाणक्य। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, अच्छा, देखो पहली पंचवर्षीय योजना का समय काल है ये 51 से 56, दूसरी का है 56 से 61, तीसरी है 61 से 66। फिर योजना विकास, क्योंकि जो अपने पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी क्या हो गई थी? उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये 2-3 साल जो है ये योजना अवकाश रहा है। ठीक है, अस्थिरता रही है भारत में। चौथी बनी है आपकी 1969 से 74 तक। पांचवी है 74 से 78 तक। उसके बाद से 3 साल रोलिंग प्लान चला, हर साल एक प्लान आता था, है ना। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना है आपकी 1980 से 85। सातवीं है आपकी
85 से 90, और उसके बाद 2 वर्ष जो है वार्षिक योजनाएं रही हैं एक एक करके। सोना, ठीक है। अच्छा, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 नाम था ये, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक है। 10वीं है 2002 से 7 तक, और 11वीं 2007 से 12 तक, और 12वीं 2012 से 17 तक। तो ये आपको याद रखना है। पंचवर्षीय योजनाओं जो है ये लागू कौन करता था, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको बताना है जो पंचवर्षीय योजना है, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी ये पहले तो किस देश से ली गई है और इन्हें लागू कौन कराता था, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। पुष्पेंद्र, रंजीत, ठीक। सेट का क्या मतलब है भाई, है ना। चलिए, अच्छा आगे अगला क्वेश्चन क्या था। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है आज के में, आसमान का पर्यायवाची क्या होगा। आसमान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका, है ना। आसमान का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको बताना है। 2012 से 17 तक क्यों, ठीक, बढ़िया। यूएसएसआर से ली है और योजना आयोग इसे लागू करता था, जो कि 1950 में घटित हुआ था, जिसके पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, अंतिम थे मोन्टेक सिंह अहलुवालिया, ठीक। अच्छा, इसके पर्यायवाची की बात करें तो ये हो जाएगा आपका जमीन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, सॉरी पर्यायवाची नहीं, इसका विलोम पूछा था। आसमान का विलोम क्या है ये पूछा था। आसमान का विलोम क्या है, ये क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा जमीन, और जमीन के पर्यायवाची क्या होंगे, जमीन के पर्यायवाची क्या होंगे ये आपको कमेंट में लिखकर बताने। आसमान के भी पर्यायवाची आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। बताओ, आसमान के पर्यायवाची और साथ में आपका जमीन के पर्यायवाची, ठीक है, बढ़िया। आसमान के हो जाएंगे आकाश, नभ, गगन, व्योम, अंबर, तारानाथ, ठीक है। इसके अलावा शून्य, ठीक। आसमान तो है ही आपका, गगन ये भी है, ठीक है। चलिए, ये किसका है, ये हो जाएंगे आपके आसमान के, ठीक, लिख दूं, बढ़िया, हो जाएगा। अगर वाकई में तुम्हारे 62 सही है तो वाकई में हो जाएगा, है ना। अच्छा, आप पर जमीन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा जो जमीन है इसके पर्यायवाची हो जाएंगे आपका धरा, अचला, अवनी, भूमि, है ना। धरा, अचला, अवनी, भूमि, ये क्या है, ये पर्यायवाची हैं किसके, जमीन के, किसके, ये जमीन के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा याद रखिएगा पृथ्वी भी, ठीक, मही, वसुंधरा, है ना। ये सभी क्या है, ये सभी पर्यायवाची हैं जमीन के, किसके, जमीन के पर्यायवाची हैं धरा। बहुत अच्छे, क्या, एक हो जाएगा आपका धरा, लिख दिया धरा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो आया है, और वो कौन सा है, तो याद रखिएगा वो ये था कि जम्मू कश्मीर का नृत्य कौन सा है। जम्मू कश्मीर का नृत्य कौन सा होगा, ये क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में आज आया था। ऑप्शंस तो नहीं है, पर क्या क्या है वो हम देखते हैं। जैसे एक जो आपका है, एक है आपका राउफ, ये जम्मू कश्मीर का ही है, ठीक है। एक है आपका डमहल, ये जम्मू कश्मीर का है। एक है आपका कुद, जम्मू कश्मीर का है। और एक है आपका रूफ, क्या, रूफ, जम्मू कश्मीर का है। कौन सा, रूफ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको याद रखना है, एक हो जाएगा आपका बुगी और एक हो जाएगा आपका नचुन। ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर के क्या है, तो ये जम्मू कश्मीर के नृत्य हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका, पट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। पट का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको बताना है। पट का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है, ठीक है। आप पट के पर्यायवाची मैंने कई बार आपको बताए, है ना। उम्मीद है आपने तब लिख के होंगे, बार बार रिवाइज किया होगा, अगर किए हैं तब तो ठीक है, ठीक है, बढ़िया। ये शास्त्रीय नृत्य है, पाखी
जो तुमने लिखे हैं ये शास्त्रीय नृत्य हैं, टोटल 8 हैं, पर शास्त्रीय नृत्य अभी पहली शिफ्ट में शायद नहीं आए, पर दोबारा आएंगे, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, पट किसका हो जाएगा? तो पट हो जाएगा आपका वस्त्र का। किसका? वस्त्र। ठीक है, परिधान, चीर, क्या हो जाएगा? वस्त्र, परिधान, चीर। बसन, कपड़ा, क्या हो जाएगा? वस्त्र, परिधान, चीर, बसन, कपड़ा। ये क्या है? ये पट के पर्यायवाची हैं। किसके? ये पट के पर्यायवाची हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला एक और क्वेश्चन आपका है, और वो क्या था? ये क्वेश्चन है आपका उज्जवल की शुद्ध बर्तनी। 2 दिन से बता रहा हूं कि ये जरूर आएगा। उज्जवल की शुद्ध बर्तनी क्या होगी? ऐसा करके क्वेश्चन था। तो जैसे मैंने अभी लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध, जैसा मैंने लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, उज्जवल, है ना? ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक, बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो एक और क्वेश्चन है, क्या है? वो है ये एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था, वाक्यांश जिसके पार न देखा जा सके। जिसके पार न देखा जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसके पार न देखा जा सके। बताओ जरा क्या हो जाएगा? ठीक, अंग्रेजी में लिख के नहीं बताना, हिंदी में लिख के बताना, उज्जवल। ठीक, अंग्रेजी में तो कैसे भी लिख लो, पढ़ा तो वो उज्जवल ही जाना। ठीक है, चलो, जिसके पार न देखा जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपारदर्शी। क्या बोलेंगे? उसे कहा जाएगा आपका अपारदर्शी। और जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पारदर्शी। क्या बोलेंगे? उसे कहेंगे पारदर्शी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, अच्छा याद रखिएगा आपके, अब हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे आपके एग्जाम में जो है। आपके एग्जाम के लिहाज से आपके ऐप पर फौजी बैच चल रहा है, एसएससी जीडी के लिए, आरएम बैच सीजीएल के लिए, श्योर सिलेक्शन बैच एमटीएस के लिए, और एक श्योर सिलेक्शन बैच आपका सीएचएसएल के लिए। ठीक है, तो इन बैचेस के साथ आप सभी को जरूर जुड़ना है। साथ में जो है आपको इस नंबर पर क्वेश्चन जरूर भेजने हैं। अगर आपका एग्जाम है तो लिखकर जरूर भेजिएगा कि क्या क्या जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, बढ़िया। विनोद बहुत अच्छे, मानसी चलिए बहुत अच्छे, गुड़िया बहुत बढ़िया, है ना? ब्रिज ठीक। आगंतुक का पर्याय कल आया था, आज भी आया है। अगर आया है तो आगंतुक मतलब अतिथि, है ना? मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, ये सभी आगंतुक के। ठीक, बहुत अच्छे, है ना? चलिए, दक्षिण भारत प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक कौन है? दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य है एक कुरल, जिसका लेखक कौन है ये आपको बताना है। कम्बन, ओट, कुट्टन, तिरुवल्लुवर और पुगलेनिध, द ऑथर ऑफ फेमस साउथ इंडियन एपिक कुरल बाज। कम्बन, ओटकुट्टन, तिरुवल्लुवर और पुगलेनिध, क्या हो जाएगा ये आपको बताना। बताओ जरा क्या हो जाएगा? ठीक, बहुत अच्छे, परशुराम का परशुधर हो जाएगा अगर आया होगा तो, है ना? ठीक, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसके लिए जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि तिरुवल्लुवर। अच्छा एक बात बताओ, ये सभी संगम साहित्य से संबंधित है। संगम काल में जो है 3 बैठक हुई है। जो संगम काल है उसमें 3 बैठक हुई है। आपको कमेंट में लिखकर बताना है कौन कौन सी 3 बैठक जो हुई है, उनमें आपको कमेंट में लिखकर बताना है कौन कौन सी। बताओ जरा। ठीक, बढ़िया बढ़िया, है ना? कब कब हुई है ये आपको बताना है। ठीक, अगला, तमिलों के तीसरे महान संगम का पीठ स्थित है। तमिलों के तीसरे महान संगम का पीठ स्थित है कांची में, गंगा कोंड चोलपुरम में, तंजौर में, मदुरै में। द सीट ऑफ द थर्ड ग्रेट संगम ऑफ तमिल बाज लोकेटेड एट। बताओ तीसरी पीठ कहां लगी थी? पहली और दूसरी भी आपको बतानी। ठीक है, बढ़िया,
ठीक, बढ़िया। पहला और तीसरा ये मदुरई में ही थे। पहले और तीसरे जो है ये कहाँ थे, ये मदुरई में ही बने हैं, तो ये आपको याद, मतलब मदुरई में ही स्थित है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मदुरई। दूसरा कहाँ था, दूसरा कहाँ था ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है, ठीक है। चलिए, जो कुरल है ना वो दूसरे में ही लिखा गया है, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज ऐसे सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के फिल इन द ब्लैंक्स पहुंचे थे। जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन, पोर्ट एलिजाबेथ। महात्मा गांधी अराइव्ड एट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ साउथ अफ्रीका बाई स्टीम शिप एसएस सफारी। जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ। बताओ क्या होगा, तंजौर, ठीक। दूसरी जो संगम साहित्य का जो बैठक हुई है वो कपाटपुरम में हुई है, कपाटपुरम, लिख लेना उसे, ठीक, बढ़िया। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज ऐसे सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के फिल इन द ब्लैंक्स पहुंचे थे। जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ। बताओ जरा क्या हो जाएगा, ठीक। राजू, रंजीत, चलिए बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा, जो तुमने हिंदी का क्वेश्चन, सॉरी मैथ का क्वेश्चन जो लिखा है ना, उसे व्हाट्सएप नंबर पर लिखो जो दिया गया है 7080108555, है ना, उस पर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि डरबन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि डरबन। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये बताओ महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे ये आपको बताना है, और कब वापस लौट कर आए ये आपको बताना है। ये वापस कब लौट कर आए ये भी आपको कमेंट में लिखकर बताना है। बताओ जरा कब ये लौट कर आए थे, ठीक। आगे, और ये लड़ने के लिए किसका मुकदमा गए थे, एक दादा अब्दुल्ला थे, उनका मुकदमा लड़ने के लिए ये वहां गए थे, ठीक है। भारत के संविधान के फिल इन द ब्लैंक्स के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 121, 125, 127। According to the fill in the blanks of Constitution of India, the President has the power to issue ordinance। आपको बताना है किस आर्टिकल के तहत। जो प्रेसिडेंट है इनको एक आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 143। इसके तहत कौन सी शक्ति इन्हें प्रदान की गई है ये आपको बताना है। एक इनके पास आर्टिकल है 73, है ना, सॉरी 72। ये क्या, किस प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति को देता है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। कमेंट में लिखकर बताओ भारत का एक राष्ट्रपति होगा या भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस एक आर्टिकल में है। इन पर क्या चलाया जा सकता है, महाभियोग, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन पर जो महाभियोग है ये किस आर्टिकल के तहत पूछा है, तो मतलब लगा सकते हैं तो आर्टिकल 61। ये नहीं पूछा अभी तक, बस ये पूछा है कि किस प्रक्रिया द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया 1915 में वापस आए थे, ठीक है ना। अगर इसकी बात करूं अध्यादेश जारी करने की, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 123। क्या हो जाएगा, आर्टिकल 123। अगर मैं गवर्नर की बात करूं कि जो गवर्नर है इसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके तहत है, तो ये है आपका आर्टिकल 213। अच्छा, गवर्नर जो है अपनी संतुति दे सकता है, मतलब परमिशन दे सकता है किस पर, धन विधेयक पर। किस आर्टिकल के तहत, मतलब धन विधेयक पर जो है इसे संतुति देने की जो अनुमति है वो किस आर्टिकल के तहत दी है, तो ये है आपका आर्टिकल 200। अच्छा, एक बात बताओ आर्टिकल 198 क्या है, आर्टिकल 198 क्या है और आर्टिकल 1110 क्या है, ये आपको बताना है। ध्यान से सुनो, यहाँ है ना। 143 क्या है, ये है परामर्शदायी शक्ति। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि कोई भी मुद्दा हो जिस पर क्लियरिटी चाहिए होती है किसे, प्रेसिडेंट को, तो ये क्या करता है, ये आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करता है और सुप्रीम कोर्ट से राय लेता है। किससे, सुप्रीम कोर्ट से राय लेता है। अगर मामला संविधान से जुड़ा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट को राय देनी ही होती है, ठीक है। अगर मामला संविधान से जुड़ा नहीं है तो ये मना भी कर सकता है। अगर मामला संविधान से जुड़ा है और सुप्रीम कोर्ट राय देता है तो राष्ट्रपति को वो माननी पड़ती है, ये आपको याद रखना है।